हेलो नमस्कार दोस्तों एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? तो चलिए शुरू करते हैं 17 अक्टूबर 2025 के करंट अफेयर। तो सबसे पहला न्यूज़ और सबसे पहला करंट अफेयर है दोस्तों आपका इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वीमेन। इस दिन क्या होता है दोस्तों, जो भी लेडीज़ लोग मतलब रूरल एरिया से मतलब बिलोंग करती हैं उनके मतलब दायित्व को बताया जाता है, लोगों को बताया जाता है कि उनका उनका फूड सिक्योरिटी में कितना हाथ होता है कंट्री के। उसके बाद उनकी जो रोल होते हैं फैमिली में, उनका जो रोल है नेशन वाइज, सारी चीज़ों को डिटेल में बताया जाता है। ठीक है, तो ये इसी जब इनको मतलब एक तरह से प्रमोट करने के लिए, इनके बारे में बताने के लिए है ना, तो इस डे को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने स्टार्ट किया था 1995 में। और ये स्टार्ट किया गया था दोस्तों क्योंकि इस समय एक डिक्लेरेशन भी साइन हुआ था दोस्तों। वो डिक्लेरेशन था बीजिंग डिक्लेरेशन। ये कब आया था दोस्तों? ये अडॉप्ट हुआ था 4th वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन, जो कि उस समय बीजिंग हुआ था 1995 में। और ये क्या है ना, इस बार की जो थीम है, ये थीम है द राइज ऑफ रूरल वुमेन बिल्डिंग रेजिलियंट फ्यूचर विथ बीजिंग +30। ये +30 क्या है दोस्तों? इसी डिक्लेरेशन की बात कर रहा है, क्योंकि आज जो मतलब जो इस समय मनाया जा रहा है दोस्तों 15 अक्टूबर को, इस समय इसके 30 साल पूरे हो गए हैं। ठीक है, इसीलिए बीजिंग +30 बोल रहे हैं। ठीक, उसके बाद सेकंड न्यूज़, जो सेकंड करंट अफेयर है आपका दोस्तों, ये है आपका राष्ट्र नीति। राष्ट्र नीति अभी हाल फिलहाल न्यूज़ में क्या है, ये क्या है दोस्तों, एक तरह से करिकुलम है, एक सिलेबस है, एक मतलब एक टॉपिक है जो कि एडअप हुआ है मतलब 1 से लेके 12 क्लास के बच्चों के मतलब किताब में। ठीक है, तो इसमें क्या बताया जाएगा, तो ये कवर करेगा, ये करिकुलम कवर करेगा आपका आरएसएस, जो मतलब बीजेपी है अभी इस समय, उसी का पुराना नाम जो आरएसएस है, आरएसएस से ही मतलब आप समझ लीजिए बीजेपी आई है। तो ये आरएसएस की हिस्ट्री और इंडिया के जो मतलब फ्रीडम फाइटर्स हैं उनकी हिस्ट्री के बारे में बताएगा, मतलब ये करिकुलम। ठीक है, ये किसने इंट्रोड्यूस किया दोस्तों? ये इंट्रोड्यूस किया गया है दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा, और स्कूल में क्लास 1 से लेके 12 तक। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं दिल्ली के बारे में। ठीक है, दिल्ली में सबसे इंपॉर्टेंट आप जान लीजिएगा दोस्तों 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1991। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके थ्रू क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल ऐड अप किया गया था। वो आर्टिकल है 239AA। ध्यान रखिए, डबल ए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके तहत क्या है कि जो मतलब ये दिल्ली है ना, इसको आपको मतलब स्पेशल प्रोविजन जितने भी मिले हुए हैं सारे के सारे इसमें मेंशन है, क्या क्या प्रोविजन है। ठीक है, और हाँ दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखिएगा, तो एनसीआर और एनसीटी में बहुत डिफरेंस होता है दोस्तों। दिल्ली क्या है दोस्तों, ये एक नेशनल कैपिटल टेरिटरी है इंडिया की। ठीक है, ये इसके अंदर में न्यू दिल्ली आती है, जो कि मतलब आप समझ लीजिए नेशनल कैपिटल है ना इंडिया की, वो एनसीटी के अंडर में आती है। ठीक है, और न्यू दिल्ली क्या है, एक तरह से डिस्ट्रिक्ट मान लीजिए एनसीटी के अंडर में। किसके अंडर में? नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंडर में। ठीक है, जो कि दिल्ली है। अब इसमें एक टर्म आता है दोस्तों नेशनल कैपिटल रीजन। ठीक है, ये क्या है दोस्तों, ये जो है एनसीटी को भी इंक्लूड करता है। आप समझ लीजिए इट इज ब्रॉडर देन एनसीटी, इट इंक्लूड्स एनसीटी और प्लस जो इसके आसपास के जो सराउंडिंग डिस्ट्रिक्ट है ना, जो मतलब नेबर स्टेट से है मिले हुए, जैसे हरियाणा, यूपी और राजस्थान, इनको जोड़ के मतलब बनाया गया एनसीआर को। ठीक है, अब इसको इसलिए बनाया गया ताकि जो इकोनॉमिकली और मतलब आप समझ लीजिए डेवलपमेंट हो या फिर मतलब कंजेशन ना हो, है ना, तो उन सब चीज़ों को मतलब दूर रखने के लिए मतलब सॉल्यूशन करने के लिए इस चीज़ को किया गया। ठीक है, मतलब अचानक से प्रेशर ना पड़े। ठीक, उसके बाद ईस्ट में अगर देखेंगे इसके यूपी है, और बाकी चारों 3 तरफ से इसको हरियाणा ने घेर रखा है। मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। तो दोस्तों अगर देखेंगे मैप में, तो आप ये वाला पोर्शन देखिए कहाँ गया, ये पंजाब है, ये हरियाणा है, तो ये नीचे में ये दिल्ली है। दिल्ली देखना, ये ईस्ट साइड में इसको यूपी ने घेरा, और बाकी 1 2 3 तीनों साइड हरियाणा ने घेर रखा है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है आपका दोस्तों, ध्यान रखना दोस्तों, एनसीआर और एनसीटी में बहुत लोग कंफ्यूजन करते हैं। एनसीआर जो है दोस्तों, इसके मतलब एनसीआर का जो एरिया है, मतलब आप समझ लीजिए वो ब्रॉडर देन है एज कम्पेयर टू एनसीटी। एनसीटी नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ इंडिया है, इसके अंदर में न्यू दिल्ली आती। ठीक है, न्यू दिल्ली जो कि इंडिया की कैपिटल है। ठीक, उसके बाद थर्ड न्यूज और थर्ड करंट अफेयर है आपका रवि नायक जी। दोस्तों ये कौन रहे हैं? अभी हाल फिलहाल में इनका देहांत हुआ। मैं आपको ये पर्सनैलिटी दिखाता हूँ दोस्तों, याद रह जाएगा। ठीक है, एक सेकंड बस देना। ये देखिए दोस्तों, ये है वो पर्सनालिटी रवि नायक जी। ठीक है, अभी इनका हाल फिलहाल में देहांत हुआ। ये मतलब गोवा के मतलब एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी रह चुके हैं, और उसके अलावा ये सीएम भी रह चुके हैं। ठीक है, अभी हाल फिलहाल में इनका देहांत हुआ। तो हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं गोवा के बारे में दोस्तों। ठीक है, अब गोवा क्या है दोस्तों, गोवा मतलब हमेशा से स्टेट नहीं था, इसको एक समय मतलब यूटी का भी दर्जा मिला था, है ना। अगर दोस्तों मैप में देखेंगे तो ये हमारा प्यारा भारत महान है। ये देखिए महाराष्ट्र वाला एरिया हो, ये कर्नाटक वाला एरिया हो, इन्हीं के बीच में हमारे भैया जी आ जाते हैं गोवा। राजधानी इसकी क्या है दोस्तों? पानाजी। ठीक,
तब गोवा में कुछ इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों, ये इंडिया का सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट है बाय एरिया, ठीक। उसके अलावा इसका जो सबसे लार्जेस्ट सिटी है वो है वास्को डी गामा, ठीक। इसी को मतलब गोवा को ही टूरिस्ट पैराडाइज भी कहा जाता है। ये 2 डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड है, एक तो है नॉर्थ गोवा जिसकी कैपिटल पानाजी है, उसके बाद है साउथ गोवा जिसका हेडक्वार्टर है मारगांव, ठीक है। बस ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद ऑफिशियल लैंग्वेज जानिएगा दोस्तों, इसमें कोंकणी है। और कोंकणी हमारे 8 शेड्यूल का जो लिस्ट है ना उसमें इंक्लूड है। और मुझे बताइए 8 शेड्यूल में कितनी लैंग्वेज मतलब इंक्लूड हुई हैं, ठीक है। और ध्यान रखिएगा ये जो है एनेक्स किया गया था, मतलब समझ लीजिए ये लास्ट इंडियन टेरिटरी थी जिसको लिबरेट किया गया था, मतलब आज़ाद किया गया था, करा गया था, ठीक है। और इसको एनेक्स किया गया था इंडिया के द्वारा 1961 में, और वो भी 19 दिसंबर को। इसीलिए गोवा लिबरेशन डे जो होता है दोस्तों 19 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। और स्टेटहुड डे और फाउंडेशन डे अगर देखेंगे तो वो 30 मई को मनाया जाता है। दोनों चीज़ अलग है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो इसको एनेक्स किया गया था पोर्तुगीज से, मतलब 1961 में 19 दिसंबर ऑपरेशन विजय के थ्रू। और ध्यान रखिएगा ये जो गोवा मतलब आप समझ रहे हो ना, सिर्फ गोवा नहीं, गोवा और दमन दीव दोनों, मतलब ये दोनों और गोवा, इन तीनों को मतलब लिबरेट करा के फिर इसको क्या है ना एक यूनियन टेरिटरी घोषित कर दिया गया था, ठीक है। उसके बाद ध्यान रखिए दोस्तों, ये इसमें यहाँ पे एक मतलब चर्च है काफ़ी फेमस, उसका नाम है बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस चर्च। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी दर्ज है ये दोस्तों। उसके अलावा इसमें फेस्टिवल अगर देखेंगे तो मोंडो और सामो हो गया, ठीक है। उसके बाद सैन गोडार्ड हो गया, ये बोट फेस्टिवल हो गया, बोंडे राम हो गया, उसके बाद सिग्मो हो गया, स्प्रिंग फेस्टिवल। नाम ध्यान रखिएगा दोस्तों। हाँ ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो मतलब 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1962 ना, इस समय लिबरेट कराया था, आज़ाद कराया गया था। तो इसमें ध्यान रखिएगा गोवा के लिए दोस्तों, एक तो 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जब मतलब लिबरेट कराया गया था दोस्तों, तो उस समय क्या है गोवा दमन दीव तीनों को मिला के एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था इंडिया को, ठीक है। फिर 56 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ 1987 में, जब इसको मतलब स्टेटहुड का दर्जा मिला, ठीक है। उसमें क्या है गोवा को स्टेट बना दिया और दमन और दीव को सेपरेटली यूनियन टेरिटरी रहने दिया, ठीक है। और ध्यान रखिएगा ये जो 56 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था इसी के थ्रू आर्टिकल 371I जोड़ा गया था। 371 यही है दोस्तों, मतलब एक तरह से टेम्परेरी या प्रोविजन के लिए होता है। तो ये हर स्टेट के लिए अलग अलग स्पेशल मतलब टेम्परेरी स्पेशल प्रोविजन जो दिए जाते हैं स्टेट के लिए, वो सारे इसमें मेंशन है 371 आर्टिकल में। इसी में 371 का आई जो पार्ट है ये गोवा को डिफाइन करता है। और वैसे मतलब और भी हैं, A B भी हैं, है ना, और वो सब अलग अलग स्टेट को मतलब डिफाइन करते हैं, ठीक है। स्टेटहुड दर्जा मिलने से पहले लोकसभा की सीट यहाँ पे 2 थी, मतलब इवन अभी भी है। और विधानसभा की सीट कितनी है 40, ठीक है। उसके बाद फोर्थ न्यूज और फोर्थ करंट अफेयर क्या है दोस्तों, तो ये जो पर्सनालिटी है ना दोस्तों, ये अभी हाल फिलहाल में न्यूज़ में दोस्तों, ध्यान से देखिए, ठीक है। ये कोई और नहीं दोस्तों, ये मतलब फॉर्मर मतलब PM रह चुके हैं केन्या के। और ये इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि इनका अभी हाल फिलहाल में देहांत जो हुआ है इंडिया में हुआ केरला में, ठीक है। अब केन्या के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। पहले तो दोस्तों आप इसका लोकेशन देख लीजिए, ये जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है ना उसी में अगर आप देखेंगे तो केन्या जो यहाँ पे है, ये देखिए ये जस्ट इधर लाई कर रहा है। इसके ईस्ट में अगर आप देखेंगे तो सोमालिया टच कर रहा है, उसके बाद इधर तो इंडियन ओशन है ही है ना। उसके बाद वेस्ट में देखिए उगांडा चेक मतलब टच कर रहा है। केन्या की राजधानी नायरोबी है। उसके बाद इसके ऊपर में अगर नॉर्थ में देखेंगे इथियोपिया है, और थोड़ी सी जो है साउथ सूडान को भी टच कर रहा है, ठीक है। साउथ में इसको पूरा का पूरा टंजानिया टच कर रहा है। टंजानिया की कैपिटल कितनी है, कितनी नहीं मतलब क्या है, डोडोमा, ठीक है। अब इसमें कुछ खास क्या याद रखना दोस्तों, खास ये याद रखिएगा माउंट केन्या में एक माउंट केन्या है जो कि अफ्रीका का सेकंड हाईएस्ट है, ठीक है, पूरी तरह से केन्या में। और एक और है दोस्तों, उसका नाम है आपका ये माउंट किलिमंजारो, ठीक है। पर ये क्या है ना केन्या और तंजानिया के बॉर्डर पे है, ठीक है। टॉलेस्ट फ्री स्टैंडिंग माउंटेन इन द वर्ल्ड, मतलब बहुत सीधी मतलब है ये, मतलब बहुत ज़्यादा स्टीप है ये, ठीक है। अगर क्वेश्चन में आ जाए कि दुनिया की सबसे मतलब टॉलेस्ट फ्री स्टैंडिंग मतलब विदाउट सपोर्ट फ्री स्टैंडिंग मतलब माउंटेन कौन है, तो ये है आपका किलिमंजारो। और उसके अलावा ये अफ्रीका का सबसे बड़ा मतलब सबसे ऊंचा पहाड़ भी है, ठीक है। इसकी कैपिटल केन्या की नायरोबी होगी। और उसके बाद यहाँ पे एक ग्रेट रिफ्ट वैली आती है दोस्तों, जो नॉर्थ से साउथ तक ट्रेंड करती है, मतलब ईस्ट वाली आती है। अगर आप देखेंगे ना, मैं दिखाता हूँ आपको मैप में देखिए केन्या वाला जो पोर्शन है दोस्तों, यहाँ पे आप ये जो देख रहे हैं ना ईस्ट रिफ्ट वैली, ठीक है, ये काफ़ी फेमस है। क्यों? इसको दोस्तों क्रेडल ऑफ मैनकाइंड भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे मतलब मैनकाइंड मतलब ह्यूमन से रिलेटेड बहुत सारे शार्क्स मिले हैं, बहुत पुराने शार्क्स मिले हैं, इसलिए इसको क्रेडल ऑफ मैनकाइंड भी कहा जाता है, ठीक है। और उसके अलावा आप देखेंगे तो ये जो 3 मतलब प्लेट है, अरेबियन प्लेट हो गया, न्यूबियन प्लेट हो गया और सोमालियन प्लेट, ये तीनों के इंटरेक्शन से बना है ग्रेट रिफ्ट वैल्यू। और उसके बाद इस वैल्यू में हाँ ये ध्यान रखिए दोस्तों, लेक टुर्कानो ये केन्या में ही है पूरी तरह से, ये समझ लीजिए लार्जेस्ट डेजर्ट लेक इन द वर्ल्ड है ये।
और ये क्या है, लेक विक्टोरिया, ये क्या है, शेयर करती है मतलब केन्या के अलावा उगांडा और तंजानिया। मैं दिखाता हूँ आपको मैप में। लेक विक्टोरिया अगर आप देखेंगे तो ये है आपका केन्या ना, ये है लेक विक्टोरिया। अब मुझे बताइए किसका सोर्स है दोस्तों, किसी एक नदी का सोर्स है, वो मुझे बताइए कमेंट में, ठीक है। अब देखिए केन्या हो गया, उगांडा हो गया, तंजानिया हो गया, ठीक है, ये तीनों शेयर कर रहे हैं इसको, ठीक है। तो लेक विक्टोरिया जो है शेयर्ड बाय युगांडा, तंजानिया और केन्या में तो है ही, ठीक है। करेंसी इसकी केन्यन शिलिंग है। एक केन्यन शिलिंग में कितने रुपए होते हैं, तो 0.683 रुपीज़ होते हैं। और क्रेडल ऑफ मैनकाइंड केन्या को ही कहा जाता है, ठीक है, मतलब ऊपर ये जो ग्रेट रिफ्ट वैली है उसको, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ न्यूज़ और फिफ्थ करंट अफेयर है आपका दोस्तों, समुद्र शक्ति 2025। ये एक बाईलेटरल नेवल एक्सरसाइज, मतलब जो मतलब पानी के जहाज या फिर जो होते हैं ना कॉर्वेट होते हैं, या फिर आपके ये हो गया क्या बोलते हैं इसे, डिफेंड क्या नाम, डिस्ट्रॉयर हो गया, ठीक है। और यही है एयरक्राफ्ट कैरियर हो गया, ये सब जो करते हैं आपस में एक्सरसाइज। तो ये एक बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज दोस्तों। और मतलब ये किसके किसके बीच में, तो इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में 14 से 17, ये डेट आजकल पूछ रहे दोस्तों, पहले नहीं पूछते थे पर अब इम्पोर्टेंट, 14 से 17 अक्टूबर तक है, मतलब हो ही गया है खत्म। और कहाँ पे हुआ है दोस्तों, ये विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, ठीक है। इंडिया की तरफ से आईएनएस कावरती ने पार्टिसिपेट किया इसमें। आईएनएस कावरती क्या है, एक कोमाल्टो क्लास, मतलब आपका एंटी सबमरीन वॉरफेयर, मतलब सबमरीन जो होती है ना, अब देखिए अगर दूर से है तो वो डीप में जा सकती है, पर अगर देश की मतलब अगर मान लीजिए सर्विलेंस करने आ रही किसी देश की, तो दुश्मन जहाँ अगर सबमरीन आ रहा है तो वो थोड़ा शैलो वाटर में रहेगा, ज़्यादा डीप में जाकर कर नहीं पाएगा। तो उन्हीं को डिटेक्ट करके ख़त्म करने का काम करता है ये, मतलब एंटी सबमरीन वॉरफेयर। और स्टील स्टील मतलब समझ लो रडार के कैप्चर में भी नहीं आएगा ये, मतलब इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी है, ठीक है। और कॉर्वेट तो मतलब एक टाइप है, मतलब जो जैसे सबसे बड़ा कैरियर होता है, फिर डिस्ट्रॉयर होता है, फिर कॉर्वेट, मतलब छोटे मतलब लड़ाकू जहाज। किसके द्वारा बनाया गया दोस्तों, आईएनएस का कावरती। और ये समझ लीजिए जो मतलब ये कामोडोरो क्लास है ना, 4 ही बनी है, 4 में सबसे लास्ट यही बना था, ठीक है। बिल्ट बाय ग्रीन रिच, आपका ये जो है आपका कोलकाता, ठीक है, शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स, ठीक है। इसके बाद आता है दोस्तों अस्त्र मार्क 2। ये अभी हाल फिलहाल में न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि डीआरडीओ जो है सोच रहा है इसकी जो रेंज है ना, अप टू 2000 मतलब 200 किलोमीटर तक इसकी रेंज बढ़ाने की कोशिश मतलब सोच रहे हैं, ठीक है। तो इस ध्यान रखिए, अस्त्र मार्क जो है ये एक एडवांस वर्जन है। जो अस्त्र पहले आया था ना, एक बियॉन्ड विजिबल रेंज एयर टू एयर मिसाइल, ठीक है। बियॉन्ड विजुअल रेंज है कि मतलब अगर पायलट को एक दूरी तक दिख नहीं रहा है ना, तब भी वो मिसाइल जो ऑटोमेटिक मतलब दुश्मन को डिटेक्ट करके उसको उड़ा देगी। यही है इसका बियॉन्ड विजुअल रेंज वाला फैसिलिटी, ठीक है, किसमें, अस्त्र मार्क 2 में, ठीक है। ये एयर टू एयर है मिसाइल दोस्तों, ध्यान रखिएगा। इसका रेंज कितना है, अप टू 200 किलोमीटर। और मैक 4.5, मैक 4.5 मतलब आप ऐसा बोल दीजिए साउंड की स्पीड से 4.5 गुना, ठीक है, इसकी स्पीड है, ठीक है। तो बिल्ट बाय इंडिजीनियस मतलब डीआरडीओ के द्वारा इंडिजीनियसली मतलब देश में ही बना है। अब ध्यान रखिए जो मैक नंबर है ये तो मतलब शो करता है कि किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड साउंड के मुकाबले कितनी होगी। तो अगर मान लीजिए मैक लेस देन 1 है तो उसको सबसोनिक कहेंगे, 1 से ज़्यादा है तो सुपरसोनिक, इसी में सब डिवाइड हो जाता है, ठीक है। अब इसी में अलग से ट्रांससोनिक आता है जो 0.8 से 1.2 के बीच में होता है मैक नंबर, सुपरसोनिक 1.2 से 5 मैक नंबर होता है, हाइपरसोनिक 5.0 से 10 मैक नंबर होता है। और री एंट्री स्पीड ये दोस्तों जो एयरक्राफ्ट दोबारा अर्थ में एंटर करते हैं उनके लिए है, मैक 25, मतलब स्पीड से 25 मतलब साउंड से 25 गुना स्पीड होनी चाहिए उसकी, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये इनको देखिएगा, ये है वो पर्सनालिटी, इनका नाम है डैन कैट्स। डैन कैट्स अभी हाल फिलहाल न्यूज़ में क्यों, क्योंकि ये आईएमएफ के इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पहले डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर बने, ठीक है। तो आईएमएफ जो है ये 1944 में इसकी स्थापना हुई थी ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में। इसके अलावा एक और की हुई थी जिनको ब्रेटन ट्विन भी कहा जाता है दोस्तों, मुझे बताइएगा कौन है दूसरा, ठीक है। टोटल इसमें 191 मेंबर्स हैं। ये यूएन की एजेंसी है जिसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है, ठीक है। उसके बाद आता है एट्थ न्यूज़ और एट्थ करंट अफेयर। ये है आपका, जैसे आईपीएल देखते हैं ना दोस्तों, वैसे ही आर्चरी मतलब तीरंदाजी के लिए भी एक प्रीमियर लीग है ये दोस्तों, आर्चरी प्रीमियर लीग, ठीक है। ये दुनिया की पहली प्रोफेशनल जो फ्रेंचाइजी बेस्ड होगी ना वो लीग है, ठीक है। इसमें अभी 2025 में पहला एडिशन हुआ है और 6 टीमों ने पार्टिसिपेट किया है। और इसमें जो विनर है वो है राजपूताना रॉयल्स, ये पूछ सकता है दोस्तों, ठीक है। और रनर अप कौन है, पृथ्वीराज योद्धास। तो नाइन्थ न्यूज़ और नाइन्थ करंट अफेयर आपको देखो, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2025। इसका मतलब क्या है कि मतलब आपके पासपोर्ट में, आपके देश के पासपोर्ट में जो आपको मिलता है उसमें कितना दम है। अगर मान लीजिए आपको मतलब वीज़ा लेने में बहुत दिक्कत आ रही है तो समझ लीजिए आपका पासपोर्ट उतना वीक मतलब उतना स्ट्रांग नहीं है। क्योंकि कुछ कुछ होता है ना, जैसे कि कितने कंट्रीज़ में आप वीज़ा फ्री मतलब एंट्री कर सकते हैं या वीज़ा ऑन अराइवल एंट्री कर सकते हैं, मतलब आप गए और आपको वीज़ा तुरंत मिल जाए या फिर आपको फ्री मिल जाए, ठीक है। पर अगर आपको मतलब टाइम लेना पड़ रहा है, जैसे महीने 2 महीने लग रहे हैं वीज़ा के लिए, समझ ली तो आपका वहाँ पे मतलब पासपोर्ट उतना स्ट्रांग है नहीं, ठीक है।
तो कौन सी मतलब पासपोर्ट किस कंट्री के पासपोर्ट से कितने कंट्रीज में फ्री जाया जा सकता है या फिर वीज़ा ऑन अराइवल पे जाया जा सकता है, वही शो करता है हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2025, ठीक है। और उसके बाद आपका फर्स्ट पे कौन है, सिंगापुर है, सेकंड पे जापान। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इंडिया का पोजीशन है 85 रैंक, ठीक है। मतलब इसका मतलब इंडिया के पासपोर्ट से आप 57 कंट्रीज में वीज़ा फ्री या वीज़ा ऑन अराइवल एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। ये हटा दीजिए दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या जरूरत है इसका, है ना। ठीक है दोस्तों, तो यही थे आज के करंट अफेयर। मिलते हैं कल। अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू। वो दोस्तों थोड़ा सा तबीयत खराब है ना, इसीलिए हो सकता है ना। थैंक यू। जो भी मतलब बचा होगा मैं कल कवर कर लूँगा।